आज हम लोग विविध आज हम लोग विविध 3 पढ़ेंगे। विविध 1 में पढ़े थे हम लोग दिवस, विविध B2 में पढ़ चुके हैं, विविध 3 आज हम लोग निकलेंगे। ठीक, इससे भी क्वेश्चन 1-2 हो सकता आ जाए, देख लेना। मिसलेनियस का टॉपिक ये सब है। चलो, पहला आज का टॉपिक हम लोग का समाधि स्थल है। तो समाधि स्थल, स्थान और व्यक्ति, ठीक ना। जहाँ तुम देखोगे बहुत जगह पर केवल समाधि स्थल और व्यक्ति लिखा रहता है। हो सकता है कहीं यहाँ जाके वो कहाँ पर है तब। तो समाधि स्थल, तो सबसे पहले क्या ट्रिक है कि जितना 3 को छोड़कर अभय घाट, चैत्रा भूमि और नारायण घाट है, ठीक ना। इन 3 को छोड़ दो तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा, ठीक ना। दिल्ली में तो 4 जगह हमको रखना है याद कि 4 जगह मुख्य रूप से क्या है, हमारे जितने महापुरुष उनके घाट है, जिनमें समाधि स्थल है। एक दिल्ली है, ठीक है, उधर से आते हैं। एक गुजरात में अहमदाबाद है, एक मध्य प्रदेश है, एक मुंबई है, ठीक। इस आकार की आकृति बना दो ऐसे। तो दिल्ली, तुमको अहमदाबाद, मध्य प्रदेश और मुंबई, 4 जगह पर मेन लोगों का समाधि स्थल है, ठीक। तो पूछता है जैसे राजघाट कहाँ पर है, दिल्ली में है। किनका, ये महात्मा गांधी जी का है। विजय घाट किसका है, तो सब दिल्ली में है टोटल, ठीक है। तो विजय घाट किसका है, ये पटना अपना बिहार एक और है, ठीक। विजय घाट किसका है, विजय घाट किसका, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। किसान घाट किसका है, तो ये चौधरी चरण सिंह का है। वीर भूमि किसका है, तो राजीव गांधी जी का है। शांति वन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। समता स्थल जगजीवन राम का है। एकता स्थल ज्ञानी जैन साल का है, ज्ञानी जैल सिंह। स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी साहब का है। कर्म भूमि दिल्ली शंकर दयाल शर्मा का है। और एक यहाँ लिखा गया है उदय घाट के आर नारायण। और ये सारे क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरे दिल्ली में है, ठीक। तो पारा एक शहर कौन हो गया, दिल्ली। दूसरा है महाप्रयाण, पटना में है, जो राजेंद्र प्रसाद जी का है, जो बांसघाट के पास देखा होगा। अभय घाट अहमदाबाद में है, मोरारजी देसाई जी का है। चैत्रा घाट मुंबई में है, अम्बेडकर साहब का है। और नारायण घाट मध्य प्रदेश में गुजारी लाल नंदा जी का है। तो घाट से क्वेश्चन आ जाता है जिसको पूरी रट जाने का है। अपना टेक्निक बढ़ा दो कैसे कैसे, ठीक ना। 5 जगहों पर मेन पढ़ना हम लोग है। नेक्स्ट, अब आता है क्रांतियाँ। दूसरा टॉपिक हम लोग का है मिसलेनियस में क्रांतियाँ हैं, ठीक। वो समाधि था, क्रांतियाँ हैं। क्रांतियाँ में सबसे पहले आओ हरित क्रांति आएगा। तो क्रांति का मतलब क्या होता था, क्रांति का मतलब था हुआ जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ तो सारी व्यवस्थाओं पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार को हो गया। तो देखा कि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। उस हालात में हमारा कृषि क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्रांति लाया गया। तो क्रांति का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में विशेष तरीके द्वारा, विशेष तरीके का मतलब टेक्नोलॉजी द्वारा विशेष उत्पादन से है, ताकि उत्पादन बढ़ेगा तो उसका महंगाई क्या होगा, कम होगा। तो महंगाई कम होगा तो क्या होगा, हम लोग का लागत मूल्य कम लगेगा, तो बचत क्या होगा, बढ़ेगा। बचत बढ़ेगा तो हमारे पास पूंजी निर्माण की दर क्या होगी, बढ़ेगी, या खरीदने की क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। उसी के लिए क्रांति लाया गया ताकि महंगाई को क्या कह सके, कम कह सके, और लोगों तक वो चीज़ को पहुंचाया जा सके। उसी में मेन पहला क्रांति है हरित क्रांति। इस क्रांति का सबसे पहली बार प्रयोग किया था विलियम यार्ड ने, ठीक। विलियम यार्ड ने किया था शब्द का, हरित शब्द का। लेकिन इसको विश्व स्तर पर क्रांति का रूप दिया था नॉर्मन बोरलाग ने, जो मेक्सिको के थे। देखो ये नॉर्थ अमेरिका, ये मेक्सिको है, मेक्सिको के थे। इसी मेक्सिको से वो लोग गेहूँ लेकर गए यूएसए में, और तब से वो मूल नागरिक। लेकिन तो मूल रूप से वो कहाँ के थे, मेक्सिको के थे। लेकिन बाद में उन्होंने नागरिकता कहाँ से प्राप्त कर ली, बहुत सारा अभी भी देखते हो गए बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग कहाँ अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली, जैसे कल्पना चावला सब क्या है। तो नॉर्मन बोरलॉग ये कहाँ के थे, यूएसए के थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन मूल रूप से कहाँ के थे, मेक्सिको के थे। चलो, भारत में भी हरित क्रांति कौन लाए थे, तो ये विश्व स्तर पर लाए थे। भारत में कौन लाए थे, तो एस स्वामीनाथन।
इसीलिए इनको भारत का जनक बुलाता है। दोनों लोग देहांत हो चुका अब। चलो, पहला हरित क्रांति कब पैदा हुआ था? तो 1966-67 में। उस समय भारत में तीसरा प्लान चल रहा था, सुना ना, 12 गो प्लान चला है प्लानिंग कमीशन के तहत। तो तीसरा प्लान में ये बना था, ठीक। पूछ सकता है पहला हरित क्रांति कब लाया गया था? तो 66-67 में। कौन प्लान में? थर्ड प्लान में। अब इसमें क्या किया गया कि गेहूँ, चावल, मोटे अनाज पर बल दिया गया, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव इसका किस पर पड़ा? गेहूँ पर। किस राज्य में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा देखा गया था? तो पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर इसलिए देखा गया था कि पंजाब की सरकार ने काफ़ी इस पर ध्यान दिया था। नहर सिंचाई, नहर पर व्यवस्था पर ध्यान दिया, लोगों को बीज उपलब्ध कराया समय पर। इस कारण से पंजाब सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का लाभ उठा लिया, और आज भी पंजाब हेक्टेयर में क्या सबसे आगे है। भले उत्पादन के मामले में यूपी है, लेकिन हेक्टेयर के मामले में सबसे आगे कौन है? पंजाब है, पूछेगा तो यानी क्षेत्रफल में। चलो, फिर दूसरा क्या हुआ कि जो हरित क्रांति लगी थी उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, ये सब क्षेत्र में लागू थी, लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में लागू नहीं था। तो कहा गया दूसरा प्लान जो लाया जाएगा हरित क्रांति का, उसका मुख्य उद्देश्य होगा कि वो जहाँ जहाँ पर पहला प्लान नहीं पहुँच पाया है, मैंने जहाँ जहाँ पर पहला हरित क्रांति नहीं पहुँचा है, वहाँ पर दूसरा हरित क्रांति पहुँचाया जाए। तो 87 में दूसरा आया था, ठीक ना। तो उसमें प्लान कौन था 87 में? तो भारत में 7वां प्लान चल रहा था। कौन प्लान? 7वां। 80 से 85, 85 से 90, 7वां प्लान चल रहा था, ठीक ना। तो दूसरा हरित क्रांति कब लगा था? 87 में। किस प्लान में? 7 प्लान में। इसमें क्या योजना थी कि जहाँ जहाँ पर कृषि का विस्तार नहीं, वहाँ पर कृषि को फैलाया जाए, ठीक। नेक्स्ट, इसी के से प्रभावित होकर श्वेत क्रांति लाया गया, ताकि दूध के उत्पादन में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? 1000 रुपये, 1500 रुपये लीटर दूध मिलता है, देखते नहीं हो? कहीं बाढ़ आता है कहीं पर, या तूफान आता है केरल में, तो वहाँ पर क्या होता है? 1000 रुपये लीटर दूध मिल जाता है। तो हरित क्रांति के बाद पूछ देगा कौन क्रांति है? तो श्वेत क्रांति बोलना है, ठीक। इसका संबंध किससे है? दूध से है। कब आया था ये? 1970 में, ठीक ना। तो ये भी पूछ सकता है, हमें हो सकता है पूछ दे ये किस प्लान में आया था, ठीक ना। तो ये प्लान 69 से 74, ये प्लान आया था तुमको चौथा प्लान में, ठीक ना। अब आता है इसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। तो भारत में दूध के उत्पादन के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। इसी ने कहा था कि भारत में ऑपरेशन फ्लड ला देना। फ्लड मैंने बाढ़, किस में बाढ़ लाना है? दूध में बाढ़। तो बराबर एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या था? दूध में बाढ़ लाना या बाढ़ को रोकना? तो क्या बोलना? दूध में बाढ़ मतलब दूध की मात्रा को बढ़ा देना। चलो, इसी उद्देश्य से क्या हुआ? आनंद डेयरी खुला गुजरात में। गुजरात में क्या खुला? आनंद डेयरी खुला, अमूल्या कंपनी का, जिस पर अप्पू का फोटो है, अप्पू का। और पहली बार कहा कि जो गीला दूध है उसको तो हम लोग लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं, तो भैंस के दूध को क्या इसने सुखाया, इसको पॉस्चराइज करके क्या कर दिया? सुखा दिया। और सुखा देने के बाद ये लंबे लंबे समय तक रहना जाने लगा। आज ये पाउडर दूध जिसको हम लोग कहते हैं। तो पाउडर दूध सबसे पहले किसका बना था? भैंस का बना था, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद अन्य क्रांतियाँ भी आई, जिसका मकसद था उन क्षेत्र में विकास करना। जैसे सुनहरी क्रांति बागवानी के लिए है, यानी सेब के लिए है, यानी फल के लिए, ठीक ना। पूछेगा बागवानी या सेब या फल मारना है। मीठी क्रांति क्या है? शहद के लिए है, ठीक है। नीली क्रांति मछली पालन या मत्स्य। पीली क्रांति तिलहन या सरसों या राई, कुछ भी पूछ देगा तो मार देना। भूरी क्रांति उर्वरक के लिए है। उर्वरक सुनता है ना, फर्टिलाइज़र। रजत क्रांति अंडा से है। गोल क्रांति आलू से है, ठीक है। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति क्या है? पेट्रोलियम या कोयला से है। लाल क्रांति मांस से भी है और टमाटर से भी, दोनों लाल होता है। गुलाबी क्रांति दिखता होगा, झींगा को जब गर्म करते हो तो गुलाबी टाइप का दिखता है। प्याज गुलाबी होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला से है, ठीक। और इन धनुषी का संबंध किससे है? सभी क्रांति को मिला देने का, मैंने सभी क्रांति पर बल देने से का मतलब क्या है? इन धनुषी क्रांति, जितने भी क्रांतियाँ चल रही है सबको मिला देने पर। अमृत क्रांति नदी जोड़ो। सिलेटी या धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से है। हरित सोना उत्पादी बांस से है। गंगा क्रांति देश में भ्रष्टाचार को दूर करने के लाया गया था राजनाथ द्वारा।
सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की वृद्धि से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय में विशेष उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीक में बढ़ावा देने से है। सेफ्रान क्रांति केसर उत्पादन वृद्धि से, जो जम्मू कश्मीर है इसका प्रथम उत्पादक राज्य। मुख्य क्रांति मोटा अनाज से है। परमड़ी क्रांति भिंडी के उत्पादन में वृद्धि से है। परमड़ी। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग में वृद्धि से है। सफ़ेद सोना का संबंध किससे? कपास से है, ठीक है ना। सफ़ेद सोना किससे? कपास से है। खाद से निकला का संबंध क्या है? कृषकों की आय को दोगुना कर देना है 2020 तक है। क्या लक्ष्य रखा गया है कि कृषकों की आय को दोगुना कर देना है, लेकिन संभव नहीं कि वो 2020 तक उनकी आय क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो ये कोरोना क्रांति का बहाना मिलेगा। अब आता है कि हम देख रहे हैं जो सरकार में मंत्री थे, तो आज़ादी के पहले जो सरकार मंत्री, आज़ादी के पहले जो 1946 में चुनाव हुआ था, जिसमें अंतरिम सरकार का, अंतरिम मतलब क्या होता है? मुख्य सरकार से अंग्रेज जब भारत से जा रहे थे तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारतीय अपना संविधान बनाइए और अपना आप लोग चुनाव कराइए। तो उसी समय जब चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, तो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या बना था सरकार? तो अंतरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। वही देश जब आज़ाद हो गया तो 1945 में क्या स्थिति थी उसको देखो। तो 46 में जब चुनाव हुआ तो पीएम को सलाह देने के लिए बताए थे कि बहुत सारे कैबिनेट अफसर के मंत्री होते हैं, तो उसका क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री 46 में कौन थे और आज़ादी के समय कौन थे? वही थे, ठीक। गृह मंत्री, सबको पता है गृह मंत्री पटेल थे, तो अभी उस समय भी कौन थे? आज़ादी के बाद भी कौन थे? आज़ादी के समय भी पटेल। आज़ादी जब हो गया तो आज़ादी हुआ तो पाकिस्तान के बहुत सारे नेता कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, जिसका इसमें चर्चा आएगा। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। आगे देश आज़ाद हुआ तो भी कंटिन्यू रहे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आगे कंटिन्यू रहे। श्रम, यानी शुरू में हम क्या किए हैं, जो कंटिन्यू रहे और बाद में जो बदल गए। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, कंटिन्यू रहे। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको और विभाग मिला हुआ था। तो क्या था ये? जगजीवन पटेल थे आज़ादी के बाद भी। यहाँ से हम देखते हैं चेंज हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मुजफ्फर अली खान, जो मुस्लिम लीग से थे। जो उनकी जाने के बाद, पाकिस्तान जाने के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद तो जब देश का बंटवारा हुआ तो पद खाली हो गया, तो कौन बन गई? अमृत कौर। खान ऊर्जा मंत्री कौन थे? एच भाभा। कौन बने? BN गाडगिल। पूछ देगा इस 46 में कौन थे और आज़ादी के समय कौन थे? विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र मंडल। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हो गया? कौन हो गए? तो अम्बेडकर साहब हो गए। रेल मंत्री कौन थे उस समय? अरुणा असफ अली। लेकिन आज़ादी के बाद कौन हुए? जान मथाई। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। लेकिन आज़ादी के बाद कौन हो गया? सरगुणम सेट्ठी। इसीलिए कहा था आज़ादी के बाद सबसे पहला बजट पेश कौन किया था? तो ये सरगुणम सेट्ठी पेश किए थे। शिक्षा मंत्री थे राजगोपालाचारी 46 के चुनाव के दौरान, और उसके बाद जो देश जब आज़ाद हुआ तो कौन हो गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। APJ अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, इसके बाद करीब 65-66 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसको देख लो। किस देश में फांसीवाद का सिद्धांत राजनीतिक रूप से शुरू हुआ था? इटली में। मुसोलिनी ने इसको शुरू किया था। फांसीवाद मतलब तानाशाह, कि एक हाथ में क्या रहेगा? सत्ता रहेगा। तभी उसके नीति को सभी लोग समझेंगे, और जो ताकतवर देश है उसको हराने में क्या हो पाएंगे? सफल हो पाएंगे। किस देश में नाजीवाद था? तो नाजीवाद भी था एक सिद्धांत, कि नाजीवाद भी क्या था? कि तानाशाह था, कि हम जो कहेंगे। जर्मनी में उसमें नाजीवाद का समर्थक था, हिटलर जो था उसने नाजीवाद का दिया था। अब फांसीवाद का समर्थक कौन था? मुसोलिनी दिया था। और नाजीवाद कौन दिया था? हिटलर। नाम सब सुना ही होगा, जो जर्मनी में हुआ था, ठीक। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय से है? तो केंद्रीय प्रदूषण तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का काम क्या है? पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना और वन की कटाई से रोकना। किस वर्ष तक भारत में एक ही पार्टी की प्रमुखता? तो 1977 तक। 78 में बनी थी जनता पार्टी की सरकार, ठीक। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 78 में। तो पहला ये गैर कांग्रेसी भी हुआ था।
तो पूछ देगा पहला गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1978 में। ठीक, नेक्स्ट, भारत और पाक के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1973 में, बता चुके हैं, शिमला में हुआ था। छठा, सूचना का अधिकार द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? इसी समय घरेलू महिला हिंसा अधिनियम भी पारित हुआ था कि महिलाओं पर हिंसा करना घरेलू महिला हिंसा में आएगा। सूचना का अधिकार जिसको कहते हैं RTI कहते हैं हम लोग, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें 1 महीने का क्या होता है, 1 महीने के अंदर हम कोई भी सरकारी कार्यालय से हम क्या मंगा सकते हैं, RTI के तहत उसका विभाग का कार्रवाई मंगा सकते हैं, उसमें क्या क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ है, ताकि हमको ये जानने का अधिकार है, देश के नागरिकों को जानने का अधिकार है कि जो विभाग है उसमें क्या अब तक कार्रवाई हो रही है। 6 मंत्रिमंडल शब्द कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। 6 मंत्रिमंडल का होता है, जैसे कि मान लो कोई अभी हमारी मोदी की सरकार है और उनके अंदर जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, तो जब सरकार गिरने की स्थिति आती है तो विपक्षी क्या करता है, उसी अपना भी एक अलग से मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है, ताकि पता चले कि जब हमारी सरकार आई, सरकार गिरने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, शैडो मंत्री जो कहते हैं हम लोग मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री। तो जैसी सरकार गिरेगी तो हमारा ये सब क्या करेगा, ये सब पद क्या कर लेगा, संभाल लेगा। उसी को कहते हैं 6 मंत्रिमंडल। ये ब्रिटेन से आया है, ठीक ना। यानी विरोधी पार्टी अपना 6 मंत्रिमंडल गठन करती है। कौन पार्टी? तो विरोधी पार्टी, ठीक ना, रखना याद। विपक्षी पार्टी करती है 6 मंत्रिमंडल का। ठीक, उसमें क्या होता है कि जब सरकार जब गिरने की अवस्था में होती है तो ये लोग उसकी भूमिका निभाते हैं। मतलब ये लोग उस पदों पर आसीन होकर करके रेल मंत्री, भिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री उस पद को संभाल देते हैं। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय। देखता है चीन में एक दलीय ही है, एक दल का वहाँ सरकार है, एक दल का देश है, तो वहाँ एक पार्टी एक ही राय रखी जाती है। तो वहाँ क्या होता है, राजा स्वेच्छाचारी होता है, शासक। मतलब वो सोचता है कि हमारा कोई विरोध करना नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जबकि वही जब सर्वदलीय होता है तो उसमें विरोध नहीं, उसमें आप सबका विचार अलग होता है, आप अकेले राय लेकर नहीं चल सकते हैं, तो वहाँ आप स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते हैं। जन इच्छा की संकल्पना किसने दिया था? रूसो ने। देखना अगर रूसो, वॉल्टेयर का नाम सुना होगा, रूसो, वॉल्टेयर, ये सब काफ़ी तुमको फ्रांस की क्रांति में सब काफ़ी भूमिका निभाया था सब। तो इन्होंने कहा था कि जन की इच्छा के अनुसार ही सरकार को काम करना चाहिए। जब जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करेगा तो सरकार शासन सही उचित नहीं है। तो जन इच्छा पर इन्होंने बहुत बल दिया था उसी सब क्रांति में। फिर विवेकानंद किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे? तो शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है, 1893 में गए थे। और उन्होंने भाइयों और बहनों से जो संबोधन किया और शून्य पर जो बोला, बात किया, पूरी दुनिया में अभी तक याद है। शून्य पर बोला तो लोगों ने कहा कि जब शून्य पर इतना बोल सकता है, थके नहीं थे, बोलते बोलते रह गए। 4-5 घंटा लगातार भाषण देते गए तो लोगों ने कहा शून्य पर ये व्यक्ति इतना बोल सकता है, तो सोचो अन्य विषय पर कितना बोल सकता है। तो इन्होंने हमारा लाज रखा था स्वामी विवेकानंद ने। सर्वोदय का आशय क्या था? सबका उत्थान है। सर्वोदय, सर्व मैंने क्या, सभी का उदय हो, तो सबका क्या उत्थान हो, गरीब गुरबा सभी जो भी निचले तबके के लोग हैं। इसी को हमारा जयप्रकाश नारायण ने आगे बढ़ाया, लोहिया ने भी फिर आगे बढ़ाया, गांधी ने भी अपनाया, ठीक ना। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद का सदस्य पहला भारतीय कौन बना था? नौरोजी बना था, दादा भाई नौरोजी। ये बने थे ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय, यानी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नौरोजी थे। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक, दोनों यूपी में पड़ता है। तो नोएडा टू कहाँ तक है? आगरा तक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 2002 का था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। बाद में आयुष मंत्रालय के अधीन सब काम कर रहा है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब हुआ? तो सामुदायिक विकास का 2 अगस्त 1952 में। जो गरीब लोग हैं, जो गांव के नीचे तबके के लोग हैं, उनको क्या करना? सुविधा उपलब्ध कराना। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, वनों की कटाई को क्या करने के लिए, अवैध वनों की कटाई को रोकने के लिए 1980 में क्या बना? वन संरक्षण अधिनियम बना, ताकि वन की कटाई को क्या सके, रोका सके और पर्यावरण को संतुलित रखा सके। कहा गया ना कि कहा गया है कि 33% वन होना क्या है? आवश्यक है। और पर्वतीय इलाका में 65% वन चाहिए, ठीक ना। कितने परसेंट? 65%। और मैदानी इलाका में लगभग 23 से 25% चाहिए। और ऐसे ओवरऑल कितना चाहिए? 33%। पर्वतीय इलाका में 65%, मैदानी इलाका में 23% वन चाहिए पर्यावरण संतुलन के लिए, ठीक। तो ये ओवरऑल है, ठीक ना, 33%। और ये पर्वतीय इलाका में, और ये क्या है?
मैदानी इलाका में, ठीक। दक्षिण गंगोत्री का संबंध क्या, अभी बताए थे, अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र है, बताया, पिछले वीडियो में देख लेना, बनाया है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी बता दिया है, ये बताया ज्योग्राफी में है, उसका भी देख लो ज्योग्राफी में। डंकल ड्राफ्ट क्या था, उरुग्वे प्रस्ताव, डंकल प्रस्ताव था जो फ्रांस से था, उरुग्वे प्रस्ताव, ठीक। उरुग्वे चक्र में इसको प्रस्ताव को हम लोग मान लिए। सरकारी आयोग का संबंध क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है सरकारी आयोग, ठीक ना। पीवीआई पूछा सरकारी आयोग का संबंध क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या है। इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच आपस में चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, किसी रूप से आपस में अगर हित टकराता है तो आयोग क्या किया था उस समय, सरकारी आयोग क्या किया था, उसमें निर्णय देता था कि दोनों राज्यों को, राजनीतिक और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जिस हित के लिए टकराव हो रहा है उसको कैसे दूर किया सके। अभी तो मदन मोहन पुंछी आयोग बना है, अब कौन बन गया है, मदन मोहन पुंछी आयोग है। तो अब पूछेगा कि मदन मोहन पुंछी आयोग का संबंध किससे, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। भारत के किस प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार बनी थी, केरल में बनी थी। कहाँ बनी थी, केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। काले वन कहाँ पाए जाते हैं, तो जर्मनी में, इसको फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, कौन बोलते लोग, ब्लैक फॉरेस्ट है। पुलित्जर पुरस्कार आरंभ का, पुलित्जर पुरस्कार जो था वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था, किस क्षेत्र में दिया था, पत्रकारिता क्षेत्र में 1917 में दिया गया था, जिसमें रूसी क्रांति भी थी, भारत में चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, उसी समय यह आया था, ठीक। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ग्लोबल वार्मिंग समझता है कि पूरा पृथ्वी ग्लोबल क्या, ओजोन लेयर में छिद्र होने का कारण क्या, गर्म हो गया है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया था कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए, उस पर बात, यानी कार्बन उत्सर्जन पर कम किया जाए, ठीक। भारत और अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन कब स्थापना हुई थी, 1983 में। अभियान कब हुआ था, 82 में गया था, ठीक ना। समाजवाद आंदोलन का मूल संबंध क्या है, तो समाजवाद का मतलब था जो नीचे, जो कारखाने तंत्र में जो श्रमिक लोग हैं, या कहीं भी जो श्रमिक रूप से लोग, जो कार्य, जो मजदूर लोग हैं, उनको क्या करना, आगे बढ़ाना, ठीक। भारत और पाक के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में, तो बताए थे, 65 के युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, विंस्टन चर्चिल था, ठीक। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली पहली, इसका भी हम वीडियो बनाएंगे एक बार अभी कुछ दिन के बाद। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन है, क्रिस्टोना क्रॉन्च है, इन सब का वीडियो आ रहा है। नेक्स्ट, इंग्लैंड की रानी को भारत का महारानी घोषित कब हुआ था, 1870 में भारत की क्या गई थी, महारानी घोषित की गई थी इंग्लैंड की रानी को, ठीक ना। तो महारानी घोषित कब किया था, भारत का 1877 को। लेकिन इनका भारत पर शासन कब शुरू हुआ, तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के एक्ट के तहत, ठीक ना, इनका शासन आया भारत में। भारत में शासन कब आया, तो 1858 के एक्ट के तहत। भारत की महारानी कब कल तो 1877 में, ठीक। सागा दावा का संबंध किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से है। ये सागा दावा एक धर्म है, बौद्ध धर्म, जो जापान में को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाता है, 18 अप्रैल को। सूर्य मंदिर किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में, यहीं पर है। मीनाक्षी मंदिर भी है जो मदुरई में है, ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है। तो सूर्य मंदिर और कौन, ये। बिस्के खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो स्पेन जो राज्य हमारा है, स्पेन के उत्तरी भाग में, जहाँ पर सांड की लड़ाई यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, कहाँ का, स्पेन का। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, एम फोस्टस है। राम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है ROM होता है, रीड ओनली मेमोरी, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। देखता होगा मोबाइल में रैम रोम होता होगा, इतना रैम रोम है, रैम रोम होता होगा, जो जैसे लिखा आता होगा, जो मिटने वाला ना हो रैम होगा, और जो मिट, जैसे नाम किसी के लिख रहे हैं तो रैम होता है, मिट जाएगा वो। और रोम होगा जो मिटेगा नहीं, जैसे लिखता होगा ऊपर उसमें नेम सब, तो नेम जो नहीं मिटेगा, सब जो उसमें नेम जोड़ेंगे वो सब मिट जाएगा, तो उसको रैम बोलते हैं। और रोम जो मिटेगा नहीं। HD का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, जो
राष्ट्रीय स्तर का जो होता है वो। पैन का फुल फॉर्म क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको आज देना होता है हमको सारे ITRC में, या फिर तुमको ये भरते हो ITR भरते हो फॉर्म, उसमें भी। प्रधानमंत्री बनने की आयु क्या है? 25 बरस है, ठीक। प्रधानमंत्री हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे तुमको फिर ये हो, तुमको विधायक हो। आज़ादी उपरांत कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में। ऐसे कांग्रेस का विभाजन सबसे पहले 1907 में हुआ था, फिर 1918 में हुआ, उसके बाद समय से होता रहा, फिर 1923 में हुआ, फिर 1939 में हुआ, फिर 1969 में हुआ। तो 7 में हुआ नरम दल गरम दल, 18 में हुआ उदारवादी कांग्रेस, 23 में हुआ स्वराज पार्टी, 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक, 69 में फिर हो गया कांग्रेस का अलग, ठीक। चलो, 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। नोट वित्त मंत्रालय का होता है, किसका होता है? वित्त सचिव का, जो वित्त सचिव जो IAS बनता है सब। नेक्स्ट, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन था? GSAT-8A रक्षा उपग्रह। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। IPL क्रिकेट कब शुरू हुआ? 2008 है, अभी जो अबू धाबी शारजा में सब हो रहा है, ठीक। शहीदी दिवस कब मनाया था? 30 जनवरी को। शहीद दिवस वही मनाता है इंदिरा गांधी और ये सब, गांधी जी का जन्म मृत्यु पर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक ना, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु पर। एयर एशिया एयरलाइन किस देश का है? तो इंडोनेशिया का है, जिसका गरुड़ भी है, इसका सांकेतिक चिन्ह है। ग्रेट किनाबालू पर्वत किस राज्य में है? देश में तो मलेशिया में है। नेक्स्ट, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या होता है? तो सबसे पहले प्रशासन चलाएगा, मंत्रियों की सहायता करेगा, जो मंत्री उसको कहेंगे वो करेगा, सरकार की नीतियों का करेगा, लागू करवाएगा। तीनों उसका काम है, किसका? ब्यूरोक्रेट्स का। भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा था? तब बेंगलुरु को, कर्नाटक में पड़ता है, उसको सिलिकॉन घाटी कहता है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा था? तमिलनाडु का। तो ये द्वीप क्या करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता द्वीप के मामले में। और डमरू मध हो गया तो पाक जल डमरू मध, और द्वीप हो गया तो रामेश्वरम द्वीप, ठीक ना। 2002-3 में स्थापित सर्व शिक्षा अभियान किसका संशोधित रूप है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, जो 1987 में क्या किया था? शुरू किया था। इसी को बाद में सर्व शिक्षा अभियान का अधीन कर दिया गया 2002-3 में। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था, ठीक ना, 26 अगस्त 1910 को हुआ था, ठीक है। और ये बाद में जब भारत आई तो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी खोली, इसी को यहाँ पर निर्मल हृदय संस्था भी खोली, ठीक ना। और उसी कारण से इन्होंने इसको क्या, मेरा दीन दुखियों के लिए काफ़ी सेवा करने लगी। दीन दुखियों की सेवा करने के कारण इसको नोबेल का शांति प्राइज़ मिला था 1979 में। तो पहली भारतीय महिला बनी जिसको नोबेल प्राइज़ क्या होता मिला था। कब मिला था? 1979 में। किसका? शांति के लिए। क्यों? तो दीन दुखियों की सेवा करने के कारण। नेक्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा किस भारतीय को लाइफ पीयर आजीवन सदस्यता का खिताब दिया था? स्वराज पाल को। इनको क्या कहता? हाउस ऑफ लॉर्ड का माना सदस्य मान लिया गया था हमेशा के लिए, कि जब तक आप जीत रहेगा इसके सदस्य रहिएगा, ठीक ना। तो 1-2 क्वेश्चन रखना याद। संसद में जाने वाले पहले कौन थे? तो बोलना वो हमारे दादा मनोहर। और स्वराज पाल क्या थे? तो ये लाइफ टाइम वहाँ के लिए क्या आजीवन सदस्य मान लिया गया था, कि आपको जब मन करे भारत से आइए और बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। कौन जय सिंह ने? जो जयपुर के थे। इन्होंने 5 वेधशाला बनाई थी, एक जयपुर राजस्थान में, एक दिल्ली में जंतर मंतर, एक मथुरा में, एक वाराणसी में, एक उज्जैन में, ठीक। डुरंड कप का प्रारंभ कब हुआ? 1988 में। इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और ये भारत का सबसे पुराना प्रतियोगिता है। तो पूछेगा भारत का सबसे पुराना प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता कौन है? तो डुरंड कप है। नेक्स्ट, USSR यानी सोवियत संघ में 13 प्रांत जो अलग हुए थे, उससे पहला कौन प्रांत अलग हुआ था? तो लिथुआनिया अलग हुआ था। उससे पूछ दे।
सुनो तो लिथुआनिया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिया सब हुआ था। 1990-91 में ये प्रांत अलग हुआ था। उस समय मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक। 1987 से आयोजित मगहर महोत्सव का संबंध किससे था? तो कबीर दास से है। ठीक ना। इन्होंने उलटवासियाँ लिखी, बीजक नामक पत्रिका लिखी। ठीक ना। कबीर दास ये निर्गुण संत के थे। कौन संत थे? यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। यूनेस्को की कार्यकारी भाषा क्या है? तो यूनेस्को कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है, चीनी है, अरबी है, स्पेनिश है, रूसी है, फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन पुस्तक रचयिता कौन? अरविंद घोष है। इन्होंने इस पुस्तक में पश्चिमी विचार और अध्यात्मवाद के बारे में चर्चा है। तो लाइफ डिवाइन के पुस्तक रचयिता कौन है? अरविंद घोष। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण कहाँ हुआ था? फ्रांस में था। बाद में फ्रांस ने क्या किया? ये अधिकार यूएसए को दे दिया। ठीक है ना। तब निर्माण कहाँ होता स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का? फ्रांस में। किसको दे दिया अधिकार? यूएसए को 1986 में दे दिया। तब से न्यूयॉर्क में है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आरंभ में कहाँ था? फ्रांस में। बाद में क्या हो गया? न्यूयॉर्क में। ग्रीन पीस या हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो पर्यावरण समर्थित संगठन से है, जो 1971 में था। कनाडा में हुआ है, एडमस्टम में है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न किस लिए दिया गया था? तरंगभेद के कारण 1990 में दिया गया। ठीक है ना। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। जाओगे राजगीर में जो देखता है सबसे ऊंचा स्तूप है, इधर रोपवे से जाता है, सब रोपवे से ये। ठीक। अपना बिहार में। कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? 4 जगह होता है। 2 यूपी में, हरिद्वार, एक इलाहाबाद। आज हरिद्वार हमारा उत्तराखंड में हो गया। पहला यूपी में था, उत्तराखंड, हरिद्वार। यहीं पर गंगा नदी मैदानी इलाका में मिलती है। दूसरा इलाहाबाद, तीसरा महाराष्ट्र में नासिक, और चौथा एमपी में उज्जैन। इसी 4 जगहों पर 6-6 बरस के बाद कुंभ लगता है और 12 बरस के बाद महाकुंभ मेला लगता है। ठीक। ठीक है। ये हम लोग का तीसरा विविध खत्म हुआ। ठीक। थैंक यू। सब पढ़ लेना 1-2 बार। ठीक।